तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। वंस अ फिश किंग के एपिसोड 59 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा फिश किंग जो होता है वहां पर उस डिमोनिक मास्टर के ऊपर अटैक कर रहा था, जो कि 12 में से एक होता है। तो वह नंबर 10 के ऊपर अटैक कर रहा था। नंबर 10 जो होता है अपनी स्पेशल आर्ट्स को यूज कर रहा था, जिसमें एक तो उसके पास यहाँ पर इम्परवियस बॉडी होती है जिसके साथ ब्लेड उसके ऊपर काम नहीं करते, उसकी बॉडी को भेद नहीं सकते। और दूसरा उसके पास कुछ स्पेशल टेक्निक्स होती हैं। और उसी के साथ ही हमारा फिश किंग जो होता है बार बार उसके ऊपर पंचेस मार रहा होता है और उसे भी यहाँ पर उसे मारने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। तो अब यहाँ पर फिश किंग उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है। तो आपको पता है कि पिछले एपिसोड में उसने अपनी एक स्पेशल टेक्निक दिखाई थी, जहां पर भी उसे पंच लगता है वहां पर उसकी बॉडी हार्डन हो जाती है। तो हमारा फिश किंग कहता है कि अभी नहीं, अभी यहाँ पर इसे बहुत ज्यादा पीटना पड़ेगा, तब जाकर इसकी परवियस बॉडी को तोड़ा जा सकता है। तो इसी के साथ जब वो फिर से उसे पंच मारता है तो नंबर 10 नीचे गिर जाता है, वहां पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है चाहे तुम यहाँ पर कुछ भी कर लो, तुम ब्लेड के साथ मेरी बॉडी को स्क्रैच नहीं डाल सकते, तो तुम्हारे पंचेस मेरे खिलाफ क्या ही कर लेंगे। तो फिश किंग उसके मुंह पर पंच मारता है और उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है कि यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के ऊपर स्क्रैच नहीं डाल सकता, लेकिन यही वजह है कि मैं यहाँ पर तुम्हें पीट रहा हूँ और मैं बस यहाँ पर तुम्हें पीटना चाहता हूँ। और इसी के साथ ही हमारा फिश किंग उसे बहुत सारे पंचेस मारता है, इतने पंचेस मारता है कि उस बेचारे का वहां पर काफी बुरा हाल हो जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर उसके पास स्पेशल बॉडी है, यानी कि उसकी बॉडी के ऊपर वहां पर कोई भी जख्म नहीं आ रहा होता, तो वो अपनी तलवार उठाता है वहीं पर से घुमाकर हमारे फिश किंग के ऊपर अटैक करता है। तो फिश किंग जंप करते पीछे की तरफ फट जाता है। तो नंबर 10 उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मुझे सीरियस होकर फाइट करना पड़ेगी। और अब वो सीरियस होकर अपनी तलवारबाजी के अटैक्स को यूज करते हुए हमारे फिश किंग के ऊपर अटैक करता है। और जब वहां पर अपने स्पेशल टेक्निक्स को यूज कर रहा होता है तो हमारा जो फिश किंग होता है वो इस बात से काफी हैरान होता है कि यहाँ पर जिन टेक्निक्स को यूज कर रहा है ये टेक्निक्स मैंने पहले भी देखी हुई हैं। तो उनमें से एक टेक्निक जो होती है वो मोयोंग क्लैन के मास्टर चू की होती है, और दूसरी टेक्निक स्वर्ड किंग की होती है, और तीसरी टेक्निक जो होती है फॉरेस्ट किंग की मार्शल आर्ट्स होती हैं। तो वो कहता है कि ये कमीने यहाँ पर 3 मास्टर्स की अलग मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को कैसे यहाँ पर यूज कर सकते हैं, इसने यहाँ पर इन टेक्निक्स को कहाँ से लिया होगा, क्या इसने इन मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को चोरी किया है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों को मार कर, क्योंकि जिन लोगों की ये टेक्निक्स हैं वो सभी लोग मर चुके हैं। इसका मतलब यह है कि ये डिमोनिक कमीने यहाँ पर उन लोगों को मारकर उनकी मार्शल आर्ट्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। यही वजह है कि इन लोगों की मार्शल आर्ट्स जो है इतनी ज़्यादा परफेक्ट भी नहीं है, लेकिन इनके पास ज़्यादा मार्शल आर्ट्स हैं। तो इसी के साथ ही नंबर 10 जैसे वहाँ पर हमारे फिश किंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, वहाँ पर उसे एक पंच मारता है तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलती है। नंबर 10 उसे कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर फिश किंग का डिसाइपल तुम कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं हो, तुम यहाँ पर मरोगे जैसे कि तुम्हारे मास्टर को मारा गया था। लेकिन उसके साथ दिखाते हैं कि हमारे जो नंबर 10 होता है उसकी फिस्ट जो होती है हमारे फिश किंग के साथ टकराई नहीं होती, उसकी बॉडी के इर्द गिर्द एनर्जी का एक बैरियर होता है जिसके साथ टकराकर वहीं पर रुक जाता है। तो ये बात देखने के बाद वो काफी हैरान होता है, जंप करते पीछे की तरफ फट जाता है और कहता है कि इतनी पावरफुल लाइटनिंग एनर्जी इसकी बॉडी को कवर क्यों कर रही है। ऐसे लगता है जैसे कि फिश किंग खुद हमारे सामने खड़ा हो। उस कमीने फिश किंग को हराना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल था और अब यहाँ पर उसका डिसाइपल आ गया है। तो हमारा जो फिश किंग होता है वहां पर उस एनर्जी को जब रिलीज करता है तो उसकी बॉडी के अंदर से ठंडा निकलती है। और हमारा फिश किंग उसे कहता है कि जल्दी से बताओ कि तुमने कितने मार्शल मास्टर्स को मारा, उनकी टेक्निक्स को चोरी किया है। तो नंबर 10 उसे कहता है कि पता नहीं, हमने कभी काउंट नहीं किया। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी मार्शल आर्ट्स भी हमारी हो जाएंगी और ये बेकार सी थंडर फिस्ट स्टार जो है इसको यहाँ पर आज खत्म कर दिया जाएगा। तुम्हारे मास्टर को मारकर अब यहाँ पर तुम्हें मार दिया गया तो थंडर फिस्ट स्टार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और इसी के साथ ही वो सामने की तरफ कुछ स्ट्राइक्स लगाता है। वो स्ट्राइक्स काफी ज्यादा स्पेशल होती है, लेकिन हमारा फिश किंग जो होता है वो समझ जाता है कि इन्होंने यहाँ पर दूसरों के पास इन टेक्निक्स को कॉपी किया हुआ है, इन टेक्निक्स को कॉपी करने की वजह से उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। और साथ ही हमारा फिश किंग कहता है अपनी पिछली लाइफ में जैसे बेकार और कमीने लोगों के हाथ से मारा गया, मुझे तो अपने ऊपर शर्मिंदगी हो रही है। और इस बार हमारा फिश किंग जो होता है वो अपनी थंडर आर्ट को रिलीज करते हुए सामने की तरफ उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और साथ ही अपनी 10 फेज लाइटनिंग आर्ट के 9th लेवल को यूज करते हुए पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। और हमारा फिश किंग जो होता है जैसे वहां पर लाइटनिंग के साथ सामने की तरफ पंच मारता है तो उस लड़के ने जितनी भी वहां पर स्ट्राइक्स लगाई थी वो सारी की सारी स्ट्राइक्स लाइटनिंग के साथ टकराकर वहीं पर टूट जाती हैं। और साथ ही उस लड़के को ये नंबर 10 को वहां पर दिखाई देता है एक बहुत ही बड़ा थंडर पंच उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। जब पंच उसके साथ टकराता है तो इसी के साथ ही वो लड़का ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है, उसकी आंखों से ब्लीडिंग हो रही होती है। और हमारा फिश किंग जो होता है अब यहाँ पर अपनी इनविजिबल ग्रैस्प टेक्निक को यूज करता है, वहां पर अपना एनर्जी के साथ एक बड़ा सा हाथ बनाकर उसको ऊपर उठाकर अपने पास खींचकर ले आता है। तो हमारा फिश किंग उसे खींचकर अपनी तरफ लेकर आता है और उसे कहता है कि ये क्या तुम्हारी आंखों से तो खून निकल रहा है, इसका मतलब यह है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी कमजोर साइड मिल चुकी है, मुझे पता है कि तुम्हारी कमजोरी क्या है। और साथ में हमारा फिश किंग जो होता है अपनी उंगली को उसकी आंखें जो नसाकर उसकी एक आंख फोड़ देता है और उसे कहता है कि आप बताओ कि यहाँ पर तुम्हारी बॉडी क्या अभी भी इम्परवियस है, क्या अभी भी ब्लेड तुम्हारी बॉडी के अंदर नहीं घुस सकता, अब जल्दी से बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए, तो तुम्हारे बाकी के साथी कहाँ पर हैं। तो वो उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार डालो। लेकिन हमारा फिश किंग जो होता है फिर से वहां पर अपनी उंगली उसकी आंख
आंख के अंदर दंसाकर वहीं पर से अपनी ठंडा उसकी बॉडी के अंदर डालता है, जिसकी वजह से वो जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देता है। तो वहाँ फिश किंग उसे कहता है अगर तुम मरना नहीं चाहते तो फिर जल्दी से मेरे सवाल का जवाब दो। लेकिन नंबर 10 जो होता है उसे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दूंगा, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार डालो। तो वहाँ फिश किंग कहता है तुम्हारी मर्जी, और साथ ही वहाँ पर अपने ठंडर को इस हद तक रिलीज करता है तो उसकी पूरी बॉडी जो होती है वहाँ पर जल जाती है और साथ ही उसकी तलवार भी टूट जाती है। तो वहाँ फिश किंग कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे पास ज्यादा कुछ जानना भी नहीं है, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। अब मेरे पास यहाँ पर ये टोकन है और इस टोकन की मदद से मैं यहाँ पर उस मास्टर को ढूंढूंगा जिस कमीने ने जहाँ पर मुझे मारा था। तो इसी के साथ ही दिखाता है कि एक और टोकन वाला बंदा जो होता है जो कि स्वर डीमन होता है। स्वर डीमन खुद यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, वो शहर में से गुजर कर जा रहा था जो कि आनहुई प्रोविंस होता है। तो यहीं पर दिखाते हैं कि पेंग फैमिली का एक मास्टर वहां से गुजर रहा होता है। तो जब वहां से गुजर रहा होता है तो उसकी नजर वहां पर पड़ती है, उसे शक होता है कि शायद जहाँ पर उस कैरेज के अंदर कोई है। तो इसी के साथ ही वो कैरेज जो होता है सीधा क्लाउड फेयर पवेलियन के अंदर जाकर रुकता है, जहाँ पर हमारे हीवनली डीमन को दिखाता है कि वो आराम से बैठा होता है, वहां पर कुछ मैसेजेस को पढ़ रहा होता है। तो जब वहां पर हीवनली डीमन बैठा होता है तो स्वर डीमन उसके पास आता है और उसे कहता है कि ये क्या लगता है कि तुम्हें भी यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कत हुई होगी, मुझे पता चला है कि वहां पर अलायंस लीडर यू पहुंच आए थे। तो उसे कहता है कि हाँ कमीना वहां पर पहुंच आया था, और सिर्फ वही नहीं है, स्वर डैम्पर कमीना भी जहाँ पर मेरे पीछे लगा हुआ है, वो जहाँ पर मेरा पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं है, मैं तो बड़ी मुश्किल से वहां पर अपनी जान छुड़ाकर निकल कर आया हूँ। यंग स्टोर्स के साथ साथ नंबर 10 दोनों की एनर्जी गायब हो चुकी है, मुझे लगता है कि वो दोनों मर चुके हैं। तो हीवनली डीमन उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, दोनों के पास यहाँ पर स्पेशल तलवारें थी और दोनों को हमने यहाँ पर स्पेशल टेक्निक्स भी दी थी, लेकिन इसके बावजूद अब वो दोनों मर चुके हैं और हमें यहाँ पर काफी नुकसान पहुंचा और हम तलवारें भी वापस नहीं ला सकते। तो स्वर डीमन भी वहीं पर बैठ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ किसने किया होगा, किस कमीने ने यहाँ पर हमारे बारे में ये इन्फॉर्मेशन दी होगी, क्या तुम्हें लगता है कि मायरेट डीमन पैलेस के यंग मास्टर ने ये सब कुछ किया होगा। तो हीवनली डीमन उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि वो ये कर सकता है, क्योंकि मायरेट डीमन पैलेस का मास्टर जो है वो अपनी क्लोज डोर ट्रेनिंग को खत्म करके बाहर आ चुका है और क्लोज डोर ट्रेनिंग के बाद अब वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है। तो मुझे लगता है कि वो ये कर सकता है, वो यहाँ पर कुछ ना कुछ प्लानिंग तो जरूर कर रहा है। फिर साथ ही उसे कहता है कि मेरे पास यहाँ पर कुछ नई रिपोर्ट्स आई हैं, उन रिपोर्ट्स के अंदर कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है, क्या तुमने कभी यहाँ पर इस बंदे के बारे में सुना है, एक लड़का है जिसे यहाँ पर अनवा मर्चेंट ग्रुप का यंग मास्टर कहते हैं, क्या तुमने उसके बारे में कभी सुना है। उसका नाम ली जिनयोन है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो भी यहाँ पर एक राइजिंग स्टार और म्यूरम में काफी ज्यादा आगे बढ़ने वाला है। तो जहाँ पर हमारी एपिसोड 59 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।